ओडीआई की बात नहीं है, सिर्फ टी20 की बात कर रहा हूँ। टी20 के अंदर ये तीनों टीम मेरे को अभी सेम लेवल पे दिखती हैं। एटलीस्ट एसीसी को एशिया कप में 2 स्लॉट और बढ़ा देने चाहिए। यहाँ से कम दो आपके जो फाइनलिस्ट थे उनको ले लेना चाहिए था। थोड़ा टूर्नामेंट और बड़ा होता और ग्रैंड होता और थोड़ा बड़ा होता, मज़ा भी आता, क्योंकि टीम डिजर्विंग है। जो सेमीफाइनल में जा रही है ना चारों टीम, वो चारों डिजर्विंग है। अगर आप थोड़ा क्रिकेट को ग्रो करना चाहते हैं, थोड़ा उसको बड़ा बनाना चाहते हैं, तो एशिया कप से शुरुआत करके देखिए। एसोसिएट नेशन है, कभी किसी का दिन अच्छा चल जाए तो अच्छी अच्छी टीम को पटकने दे सकते हैं। आपने देखा ही है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग था। आज के दिन काफ़ी बड़े उलटफेर हो सकते थे, काफ़ी सारे अपसेट्स देखने को मिल सकते थे। सिर्फ नेपाल ही एक ऐसी टीम थी जिसने अपनी सेमीफाइनल में जगह पक्की करी हुई थी आज के दिन से पहले, और 6 पॉइंट्स के साथ वो अपने ग्रुप पे टॉप पे था। तो उसका नेपाल का स्पॉट फिक्स था सेमीफाइनल का। बट बाकी जो 3 स्पॉट थे वो आज के मैचेस के बाद ही तय होने थे। तो आज का दिन भर काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। एक तो बारिश की वजह से कम कम ओवर्स के मैच देखने को मिले। नेपाल का मैच 8 ओवर्स का था, यूएई का मैच 5 ओवर में ख़त्म हो गया। तो मतलब कि जो ओवर कट डाउन हुए उसकी वजह से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता था, क्योंकि नेट रन रेट के हिसाब से टीमें अंदर या बाहर हो सकती थी। तो आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग था। और अभी कुछ देर पहले ही ओमान और कुवैत का मैच के ख़त्म होते ही अब सब तय हो गया। चारों टीम फिक्स हो चुकी हैं, जैसा हमने सोचा था टूर्नामेंट से पहले, जैसा हमने स्पेकुलेशन लगाया था और जिस हिसाब की कयास से लगाई थी, और हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी कि वही टीम जाएंगी, तो वैसा ही हुआ। बीच में चांसेस बने थे कतर और कुवैत जैसी टीमों के लिए भी, बट ऐसा नहीं हुआ। लास्ट में एक्सपीरियंस की जीत हुई है। हांगकांग ने भी अपना एक्सपीरियंस दिखाया है और यूएई ने भी अपना एक्सपीरियंस यूज़ करा है। तो नेपाल, हांगकांग, ओमान और यूएई, इन चारों टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और नेपाल और यूएई फिर एक बार सेमीफाइनल में भिड़ते हुए दिखेंगे। एक बार हमारे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। हम पहले भी ऐसी सिचुएशन में ओमान में ही हम ये फेस कर चुके हैं कि लीग स्टेज में हम अनबीटन रहे थे। बट मैं उसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा। वो समय अलग था, वो टाइम अलग था, वो कैप्टन अलग थे, वो प्लेयर्स अलग थे। काफ़ी प्लेयर्स उसमें से अभी नहीं खेल रहे हैं, और उस टाइम की बात कुछ अलग थी और अभी की जो बात है वो कुछ अलग है। अब जाके असली ये टूर्नामेंट अब जाके शुरू हो रहा है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि इससे पहले जितने भी आपने गेम्स खेले, जितने भी वो 4 मैचेस थे, ये मैं उनको वार्म अप की तरह लेता हूँ। कंडीशन को आपको समझने में जितने आपने गलती करनी थी वो सारी गलती कर ली आज तक। आज के मैच तक जितना आपको सीखना था, जितना आपको एक्सपेरिमेंट करना था, टीम ने कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट भी नहीं करे। आज जैसा हमको देखने को लग रहा था कि कोई अनिल शाह शायद टीम में आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक चेंज हुआ, प्रतीश जीसी अंदर आए सोमपाल कामी की जगह। हम सऊदी अरेबिया से जीते तो सही, बट उतना कुछ खास, उतना कुछ कहने को है नहीं मैच में। देखिए, एक तो आज का मैच वैसे भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी सेमीफाइनल में जा चुके थे। और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि मैच काफ़ी कट डाउन हो गया। अब 8 ओवर के मैच में किसी भी टीम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कैसा खेलेगी, क्या सोचेगी। फर्स्ट बॉल से, बॉल 1 से ही अटैक आपको देखने को मिलेगा, ये आपके लिए अंडरस्टूड था। और वैसा ही हुआ, पहली बॉल पे ही कैच छूट के छक्का हो गया। तो मतलब कि ठीक ठाक डिसेंट सा टारगेट था, अंडर 10 रन रेट के अंदर ही था। हमें उतनी कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी चेस करने में, बट ऐसा नहीं था। शुरू में फिर हमारे दोनों ओपनर्स आज तो शुरुआत में ही साथ छोड़ के चले गए टीम का। फिर गुलशन झा ने थोड़ी पारी संभाली। आज गुलशन झा की तारीफ करनी पड़ेगी आज के मैच में, जिस हिसाब से, क्योंकि बॉलिंग में कुछ बचाने लायक कुछ था भी नहीं। बॉलर्स के लिए 8 ओवर में क्या ही बचा लेंगे यार। मतलब फिर भी ठीक है कि आपने अब 10 के ऊपर रन नहीं दिए, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि इसमें आप सामने वाली टीम भी आंख बंद करके अपने जितने पावर हिटर्स हैं, 8 ओवर का मैच तो कुछ नहीं होता है। तो बॉलर्स के लिए इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। रही बैट्समैन की बात, बैट्समैन हमारे दोनों ओपनर्स आज सस्ते में निपट गए। गुलशन झा और दीपेंद्र सिंह ऐरी ने एक छोटी सी पार्टनरशिप करी, जिसके बदौलत थोड़ा स्कोर आगे बढ़ा। फिर रोहित पौडेल के साथ मिलकर गुलशन झा ने फिनिश किया मैच को। तो ओवरऑल देखा जाए ठीक था। मैच में आज कुछ ज़्यादा खास बोलने लायक ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एंटरटेनमेंट के लिए देखना ठीक रहा, बट ऐसा कुछ उसमें हम कुछ निकाल सकें, कुछ बोल सकें, वो बोलना भी बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप इतने छोटे से मैच के अंदर आप कुछ 2-4 पॉइंट इधर उधर बोलें, कोई बकवास बात है वो। और दूसरी तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि हमको ये देखना था कि हमारे सामने ओपोनेंट कौन आने वाला है, क्योंकि अगले जो ग्रुप में उसमें काफ़ी उथल पुथल होने की संभावना थी। ओमान भी हार सकता था। अगर ओमान हार जाता तो ओमान बाहर हो सकता था, कुवैत आ सकता था। अगर यूएई टाइम पे कम, मतलब कि अगर यूएई उतनी जल्दी रन ना बनाती तो यूएई के चांसेस भी कम थे। तो बहुत ही काफ़ी
मतलब कि ये बोले कि अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी जो हमारे से अगला ग्रुप था, तो उसके अंदर हमें बस अपना ओपोनेंट हमें देखना था। पर एज़ यूजुअल जो हमने सोचा था वैसा ही हुआ, जिसकी हमको तैयारी करनी थी। यूएई या ओमान को फेस करने के लिए हमें तैयार रहना था, और यूएई फिर दोबारा हमारे सामने बाधक बन गया है। अब 2 मैचेस और हमें अपनी तरफ से अपनी बेस्ट जितनी भी क्रिकेट है वो हमें खेलनी है, 2 मैच और। उसके बाद फिर हम दोबारा अपनी टीम को एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे टीमों के साथ खेलता हुआ पाएगी। और मुझे अब ऐसा लग रहा है ना कि एसीसी को है ना थोड़ा और, देखिए, एशिया एशियन रीजन में क्रिकेट का बहुत तगड़ा कंपटीशन है। आप ये देखिए, कम से कम यूएई, ओमान और नेपाल अभी लगभग सेम लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। T20 की बात कर रहा हूँ मैं, ओडीआई की बात नहीं है, सिर्फ T20 की बात कर रहा हूँ। T20 के अंदर ये तीनों टीम मेरे को अभी सेम लेवल पे दिखती हैं। एटलीस्ट एसीसी को एशिया कप में 2 स्लॉट और बढ़ा देने चाहिए। यहाँ से कम 2 आपके जो फाइनलिस्ट है उनको ले लेना चाहिए था। थोड़ा टूर्नामेंट और बड़ा होता और ग्रैंड होता और थोड़ा बड़ा होता, मज़ा भी आता, क्योंकि टीम डिज़र्विंग है। जो सेमीफाइनल में जा रही है ना चारों टीम, वो चारों डिज़र्विंग है। अगर आप थोड़ा क्रिकेट को ग्रो करना चाहते हैं, थोड़ा उसको बड़ा बनाना चाहते हैं, तो एशिया कप से शुरुआत करके देखिए। एसोसिएट नेशन है, कभी किसी का दिन अच्छा चल जाए तो अच्छी अच्छी टीम को पटकनी दे सकते हैं। आपने देखा ही है। शायद मेरे ख्याल से ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने टीम बढ़ती हुई देखी है, 14 से 16, 16 से 20। अब ऐसा ही एशिया कप में 2 स्लॉट, कम से कम फाइनलिस्ट एसीसी प्रीमियर कप आप कराइए, उसकी जो 2 फाइनलिस्ट टीम है, 2 जो फाइनल्स खेल रही हैं, उन दोनों को डायरेक्ट एंट्री आप एशिया कप में दे दीजिए। थोड़ा और क्या बोलते हैं कि कंपटीशन और मैचेस देखने को मिलेंगे एसोसिएट में, तभी क्रिकेट डेवलप भी होगा। तो एसीसी से एक ये रिक्वेस्ट है। तो मैं बोलूँगा, अब हमारा जो हमेशा से एशियन रीजन्स की जब क्रिकेट की बात होती है, तो नेपाल और यूएई, अब इंडिया पाकिस्तान जैसा ही एक राइवलरी चल रही है हमारी। राइवल एक बन चुका है। पहले हम अपने आप को अफगानिस्तान से कंपेयर करते थे 2014-13 के टाइम पे। उस टाइम इंडिया पाकिस्तान की जैसी राइवल थी, वैसे अफगानिस्तान नेपाल को देखा जा रहा था। अफगानिस्तान वहाँ से ऊपर की तरफ जाता गया और नेपाल वहाँ से नीचे की तरफ जाता गया, तो वो डिफरेंस अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है, गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसको फिल करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, नेपाल को मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी और उस लेवल पे आने पे। मतलब कि एशियन रीजन के अंदर दो दो अच्छे खासे राइवल तैयार होते दिख रहे थे। उस टाइम अफगानिस्तान भी एसोसिएट कंट्री था, टेस्ट नेशन नहीं मिला था उसको, तो नेपाल और अफगानिस्तान को भी इंडिया पाकिस्तान की तरह देखा करते थे फैंस लोग। उसके अफगानिस्तान के ना होने के बाद फिर जब अफगानिस्तान आगे टेस्ट नेशन बन गया, तो उसके बाद यूएई और नेपाल की काफ़ी मैचेस हुए और काफ़ी राइवलरी बड़ी, काफ़ी फील्ड में काफ़ी एग्रेशन देखने को मिला दोनों तरफ के टीम्स के प्लेयर के बीच में। और वही एक बार फिर हम साल भर में लगभग काफ़ी मैचेस भी खेल लेते हैं, 8-10 मैच खेल लेते हैं T20 और वनडे मिला के। तो बहुत बार हम एक दूसरे को ही आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं। एक दूसरे के प्लेयर्स की कमियां प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स सभी पता है दोनों टीम्स को, तो काफ़ी अच्छी तरीके से रीड भी करती हैं। पिछले एक साल से थोड़ा हमारा पलड़ा ज़्यादा भारी रहा है, बट वो हम अपने होम ग्राउंड में मैचेस खेले थे। अब हमें फॉरेन कंडीशंस में खेलनी है। ओमान जितने नए हम हैं उस ग्राउंड के लिए, उतनी नई यूएई भी है, और जितना समय हमें हुआ है उधर खेलते हुए, यूएई को भी उतना ही समय हुआ है। तो चांसेस बिल्कुल इक्वल इक्वल है। मैं किसी को नेपाल के चांसेस हाई और यूएई के कम नहीं बोलूँगा, इक्वली ही दोनों टीमें खतरनाक हैं। अगर बैटिंग साइड की बात करूं तो बैटिंग में मेरे को यूएई का पलड़ा जो थोड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है, और बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी हमारी हाई साइड पे है। बॉलिंग स्ट्रेंथ थोड़ी कम है इस बार यूएई का। बॉलिंग लाइनअप थोड़ी हमारी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, विकेट भी हमारे बॉलर्स ने ज़्यादा लिए हैं और काफ़ी समय से खेलते आ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में मेरे को लग रहा है कि बैटिंग, अगर हमारे बॉलर्स उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन को जल्दी ही अगर कम स्कोर पे निपटा पाए, जैसे मोहम्मद वसीम, आसिफ खान, इन 2-3 बैट्समैन को अगर हम जल्दी कम स्कोर पे निपटा पाए, तो ये हमारे लिए मैच विनिंग सिचुएशन बन सकता है। जो अभी प्लेइंग 11 चल रहा है, अगर सोमपाल कामी को लेके अभी का जो प्लेइंग 11 जो हमने इससे पहले खेला था वो ठीक है, आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, स्टिक टू द बेसिक्स। अपने बेसिक्स पे हमें अडिग रहना है, और साथ साथ ही हमें अपने बॉलिंग में डिसिप्लिन भी चाहिए। तो दीपेंद्र सिंह आयरी का फॉर्म हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, और साथ में गुलशन जहाँ जो बड़े मैचेस में खासकर यूएई के खिलाफ, तो उनके अंदर वो जो भूख है वो और बढ़ जाती है। यूएई के खिलाफ ऐसे 2 इम्पोर्टेंट मैचेस में उन्होंने हमें हार के मुंह से निकाल के जीत की तरफ लेके गए हैं, और
काफ़ी इम्पोर्टेंट थे वो 2 मैचेस, और यूएई के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा ही है। तो होप हम यही करते हैं कि गुलशन झा भी अपना वो रिकॉर्ड और फॉर्म बरकरार रखेंगे, आज के फॉर्म को भी कंटिन्यू रखेंगे। दीपेंद्र सिंह अयरी भी अपने जो 6 छक्के वाला जो फॉर्म है, शायद अगर दिखा दे तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट यूएई है। देखिए, अगर बारिश कोई खलल ना डाले, पूरा 20 ओवर का मैच रहा तो चांसेस नेपाल के ज़्यादा बन सकते हैं। बट अगर बारिश ने थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया और कम ओवर्स का मैच हुआ, तो देखिए दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, मैच कहीं भी जा सकता है, क्योंकि उनके पास पावर हिटर बहुत तगड़े हैं। तो ऐसे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। होप मैं यही करता हूँ कि पूरा 20 ओवर का मैच हमको देखने को मिले सेमीफाइनल में एटलीस्ट। ओवरऑल ये टूर्नामेंट काफ़ी फ्रूटफुल ही रहा। अगर जो भी रिजल्ट रहे फाइनल का, हम जीते या हारे, हमारा जो मेन मोटिव था एक प्रिपरेशन का, बट ये जीतना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एशिया कप में रेगुलरली जाना एक खुद में ही एक प्राउड फीलिंग है। आपको दोबारा रिप्रेजेंट करने को मिलेगा बड़े स्टेज पे अपनी कंट्री को। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे आपसे अब दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।